राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व कर चुके थे अकाउंटेंसी मॉडल सेट 2023 के लिए। तो आज देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन बी का सॉल्व करके बताते हैं आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपका देखिए सेक्शन बी में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, और 8 से लेकर 14 तक अगर आप सॉल्व करते हैं तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। तो ये एनपीओ चैप्टर का सवाल दिया गया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2020 और 31 दिसंबर 2020। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 9000 ओपनिंग का है, और ये 6000 क्लोजिंग का है। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग दिया हुआ है 1600 और क्लोजिंग दिया हुआ है 4400, और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2020 दिया हुआ है 2,24,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सिर्फ पूछा है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा। तो आपको कैलकुलेशन करके बताना है कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना होगा। तो चलिए बताते हैं आपको इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रुप सेक्शन बी। तो सोल्यूशन करते हैं इसका। तो बस एक चीज़ आप याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग और एडवांस के बारे में। आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग यानी बिगिनिंग, और आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग। एडवांस का ओपनिंग और एडवांस का क्लोजिंग। एडवांस का ओपनिंग प्लस होता है तो एडवांस का क्लोजिंग माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग माइनस होता है और आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग प्लस होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हेडिंग दे देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो इसका फॉर्मेट अब बना लीजिएगा, पार्टिकुलर एक अमाउंट का कॉलम रखिएगा और एक टोटल अमाउंट का कॉलम रखिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आप लिखेंगे 2,24,000। टोटल अमाउंट में लिख दीजिए। अब आपको ऐड करना है। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो ये 1 जनवरी 2020 दिया, ये क्या है, बिगिनिंग यानी ओपनिंग है इसका। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप लिख सकते हैं, या एडवांस का सब्सक्रिप्शन अगर लिखना है तो ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख सकते हैं, बिगिनिंग के लिए बता रहे हैं, या ओपनिंग लिख सकते हैं, और ये क्लोजिंग लिख सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, पहले ऐड वाला चाहिए। तो ऐड देख लीजिए यहाँ क्या बताएं, एडवांस का ओपनिंग और आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग। तो ये एडवांस का ओपनिंग और आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग। तो शुरुआत करते हैं। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांस
सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है 1600 और यहाँ लिख लेते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो देख लीजिए क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 6000 है, तो 6000 लिख लेते हैं, यानी 7600। तो ये फाइनली अब इसको ऐड कर दीजिएगा, 2,31,600। अब इसमें से आपको लेस करना होगा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, बस याद रखिएगा ऐड और लेस का कॉन्सेप्ट को। लेस ठीक इसका ऑपोजिट कीजिएगा। ओपनिंग जैसे आप लिखे थे, अब क्या करना है, क्लोजिंग आपको एडवांस लिखना है, लेस करना है आपको क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है 4400 और इसी का ठीक उल्टा, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देख लीजिए कितना है, 9000 है, यानी 13,400 2,18,200 आपका आ रहा है। ये कहलाएगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो ऐसा आप लिख दीजिएगा, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। दो लाख 18,200 आपका आंसर हो गया। याद रखिएगा आउटस्टैंडिंग और एडवांस, एडवांस का ओपनिंग ऐड होता है और एडवांस का क्लोजिंग माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग माइनस होता है और आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग प्लस होता है। उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन दिया गया था आपको कि सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है आपको 2,24,000 का, तो 2,24,000 आप लिख दिए। ऐड करेंगे ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन है आपका 1600 और ऐड करते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का सब्सक्रिप्शन, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000 है, तो ऐड कर दिए 7,600, 600 7 4 11 23, यानी 2,31,600। लेस कर देंगे उसमें से क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 4400 का है और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9000 का है, यानी 13,400 माइनस कर दिए, तो 2,18,200। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ। ए बी सी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, बी रिटायर एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:4। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको जो है 3 पार्टनर है इसमें, A:B:C लिख दी। तो ए का आपको रेशियो दिया हुआ है इक्वली है, ABC तीनों का रेशियो इक्वली है, 1:1:1 है, ये ओल्ड रेशियो है। और आपको न्यू रेशियो भी दिया हुआ है क्योंकि बी तो रिटायर हो गया, तो यानी 5 और 4 के रेशियो में आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ठीक है।
तो ओल्ड रेशियो भी आपको दे दिया है, न्यू रेशियो भी दे दिया गया है, बी रिटायर हो चुका है, बी रिटायर हो चुका है। तो आपको पूछा गया गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखिए। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यानी न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो आपको किसका निकालना है, ए और सी का निकालना है। तो ए के लिए न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 5/9 माइनस ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा 1/3। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो फिर 9 आ जाएगा, 5 माइनस 3 यानी ये आ जाएगा 2/9। और अगर आप बी के लिए कैलकुलेट करते हैं तो बी के लिए न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 4/9 माइनस 1/3। एलसीएम लीजिएगा 9, तो 4 माइनस 3 यानी क्या आ गया 1/9। तो आपको पूछा था गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो गेनिंग रेशियो जो होगा A/B के लिए 2:1 हो जाएगा, यानी गेनिंग रेशियो आपको क्या हो गया 2:1। ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तो समझ में आ गया, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ था। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हम लोग को पता है, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो को माइनस करते हैं तो आ जाता है बी, क्योंकि बी रिटायर हो चुका था। तो आंसर हो गया आपका 2:1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है कि व्हाट इज़ रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जहाँ तक आपको पता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में करते क्या है कि एसेट्स या लाइबिलिटीज़ का वैल्यू जो है वो या तो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, उसी को हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड आपको एक नोट्स बनाए हैं हम। तो देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड आपको लिए नोट बना के रखें। तो जैसे लिखा हुआ है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखें। तो हिंदी वाले विद्यार्थी के लिए आप ऐसा लिखेंगे कि पुनर्मूल्यांकन खाता का अर्थ, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता एक नाम मात्र का खाता है जो संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तनों के कारण लाभ अथवा हानि को प्रदर्शित करता है, और इसी लाभ अथवा हानि को पुराने साझेदारों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में विभाजित किया जाता है। यह खाता साझेदारी में नए साझेदार के प्रवेश या अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय बनाया जाता है। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाभ हानि समायोजन खाता बोलते हैं। और ये नाम मात्र खाता मतलब नॉमिनल अकाउंट है, जो संपत्ति एवं दायित्व के मूल्य में हुए परिवर्तन, यानी कोई भी चेंजेस हो सकता है, यानी जिसको हम लोग बढ़ोतरी वृद्धि भी बोल सकते हैं या फिर कमी भी बोल सकते हैं, उसी को प्रदर्शित करता है। और इससे जो लाभ या हानि होगा वो पुराने साझेदार में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में विभाजित कर देंगे। और ये खाता कब कब तैयार किया जाता है, ये खाता नए साझेदार के प्रवेश करने पर या अवकाश ग्रहण करने पर या मृत्यु के समय बनाया जाता है। तो यहाँ कुछ नोट्स आपको लिख दिए हैं। संपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि होता है तो लाभ होगा, उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर प्रिपेयर करते हैं तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। संपत्तियों के मूल्य में अगर कमी होगा तो आपका हानि होगा, और उसको हम लोग हमेशा डेबिट साइड में लिखेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल तो वही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यही रूल अप्लाई होगा। दायित्वों के मूल्य में कमी होगा, दायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा कम होगा तो फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होगा तो हानि होगा, उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। और उसको एडजस्ट करने पर जो प्रॉफिट या लॉस आता है उसको हम लोग पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट देते हैं। तो इसी टाइप के अगर इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला जाता है, इज अ नॉमिनल अकाउंट होता है विच शोज द प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। दिस प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो जाएगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर इन अ पार्टनरशिप। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज सेम बट नेम्स आर चेंज्ड। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट विच शोज द प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज इन द एसेट्स और लाइबिलिटीज वैल्यू, इंक्रीज और डिक्रीज
and it is distributed profit or loss in the old profit sharing ratio, and revaluation account prepared at the time of admission of a partner or retirement of a partner or a death of a partner. Show some notes. Here it is, increase in the value of assets, that means profit, it shows in the credit side. Decrease in the value of assets, that is loss, it shows on the debit side. Decrease in the value of liabilities, profit, shows in the credit side. Increase in the value of liabilities shows in the loss, debit side. Because revaluation account is a nominal account and nominal account rule is debit all expenses and losses, credit all income and gains. ठीक है, तो समझ में आ गया सबको। तो ये आप लोग नोट लिख लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है। तो आप इसको बढ़िया से अब इसको लिख लेंगे, मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाता का अर्थ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर आर एज फॉलोज, ₹12,000, 13,000, 14,000, 18,000 and 2,000 लॉस। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। यानी आपको गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए बोला है एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सभी प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं और नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है और उसी के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में ईयर दिया हुआ है आपको, ईयर नहीं दिया है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लिख लेंगे और इधर लिख लेते हैं प्रॉफिट और लॉस लिख लेते हैं क्योंकि 1 साल का लॉस भी दिया हुआ है आपको। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और ये फिफ्थ ईयर। तो फर्स्ट ईयर का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000 है, सेकेंड ईयर का दिया हुआ है 13,000 है और थर्ड ईयर का दिया हुआ है 14,000 है। फोर्थ ईयर का आपको दिया हुआ है कि 18,000 है और फिफ्थ ईयर का आपको लॉस दिया हुआ है, मतलब ये लॉस है। तो एडजस्ट कर लेते हैं 25, 35, 45, 57, 2,000 लेस कर देंगे तो 55,000। ये हो गया टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हो गया। तो आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट आ गया आपका 55,000 का, नंबर ऑफ ईयर है 5, तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो आ गया ये 11,000 का आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट के बाद आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो गुडविल का कैलकुलेशन करना है तो आप लिखेंगे गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 11,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 ईयर्स, 2 ईयर्स लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 11 to 22, यानी आपका गुडविल का जो वैल्यू आ गया वो है 22,000। ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। ईयर प्रॉफिट 4 साल का प्रॉफिट था, 1 साल का लॉस था, तो अब एडजस्ट किया तो 55,000 आ गया। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 55,000, 5 से डिवाइड कर दिया तो 11,000 आ गया और गुडविल इक्वल्स हो गया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आ गया आपका आंसर 22,000। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा।
पार्टनरशिप चैप्टर का है, ये गुडविल का एक कॉन्सेप्ट है, तो इसी हिसाब से आप बना लीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो 11 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि गिव एनी 4 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, यानी अंश और ऋण पत्र में क्या 4 अंतर है वो आपको बताना है। इसके लिए भी नोट्स तैयार कर चुके हैं, तो देख लीजिए आप अंश और ऋण पत्र के लिए। नोट्स तैयार कर चुके हैं, तो देख लीजिए अंश एवं ऋण पत्र में अंतर क्या है। तो आप ऐसा लिखिएगा, अंतर जो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्रम संख्या, अंतर का आधार, इधर लिखिएगा अंश और इधर लिखिएगा ऋण पत्र। तो सबसे पहले अंतर का आधार क्या है कि पूंजी या ऋण। तो अंश यानी जो शेयर होता है, यानी अंश पूंजी का एक हिस्सा है, यानी टोटल जो कैपिटल होता है उसका एक हिस्सा है। मान लीजिए अगर 10,000 रुपया है और एक शेयर का दाम अगर 10 रुपया है, तो टोटल आप 1000 शेयर इशू करेंगे, 1000 को 10 से गुना करेंगे तो आपका 10,000 आ जाएगा। तो एक अंश का दाम कितना हो गया, 10 रुपया, तो वो हो गया, वो भी पूंजी का क्या है, एक हिस्सा है अंश। और ऋण पत्र क्या है, ऋण पत्र एक प्रकार का ऋण है, यानी जो कंपनी पब्लिक से लेती है ऋण के तौर पे और बाद में जाके उसको चुकाया जाता है, तो एक क्या है, ऋण पत्र है। ठीक है। धारक, अंश के धारक को अंशधारी कहा जाता है, जो अंश खरीदते हैं उसको अंशधारी कहते हैं, और जो ऋण पत्र के धारक होते हैं उन्हें ऋण पत्रधारी कहा जाता है। और स्वामित्व यानी इसका ओनरशिप यानी स्वामित्व क्या होना चाहिए, अंशधारी कंपनी के मालिक होते हैं। अंशधारी जो है, अगर अंश आप खरीद लेते हैं तो कंपनी के मालिक हो जाते हैं, और ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। ठीक है, यानी क्रेडिटर्स होते हैं। प्रत्यय यानी इसमें रिटर्न कैसे मिलेगा, अंशधारी को उनके विनियोग पर लाभांश दिया जाता है। लाभांश का मतलब क्या हो गया, डिविडेंड यानी प्रॉफिट, यानी लाभ में कुछ हिस्सा दिया जाता है, लाभांश बोलते हैं उसको। और ऋण पत्रधारियों को उनके विनियोग पर ब्याज दिया जाता है, यानी इंटरेस्ट दिया जाता है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बताए थे, एक फिक्स्ड रेट दिया रहता है। अगर 8% पे डिसाइड हुआ है तो 8% दिया जाएगा। जैसे अगर हम लोग एफडी भी कराते हैं बैंक में, अगर वो 8% के रेट के हिसाब से अगर हम लोग एफडी कराते हैं तो 8% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता जाता है। तो ऋण पत्र में भी वही सेम कंडीशन है, फिक्स्ड रेट दिया रहता है। ठीक है। तो अगर इंग्लिश वाले लिखेंगे तो डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, बेसिस ऑफ डिफरेंस, कैपिटल और लोन। शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल और डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन। शेयर कैपिटल का एक हिस्सा है और डिवेंचर जो है वो लोन का। होल्डर जो है, द होल्डर ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर, द होल्डर ऑफ डिवेंचर नोन एज डिवेंचर होल्डर। ओनरशिप अगर देखेंगे तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी और डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। रिटर्न, शेयर होल्डर गेट द डिविडेंड एंड द डिवेंचर होल्डर्स गेट द इंटरेस्ट। बहुत ही आसान से आप ये याद कर सकते हैं, एक दो बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया से लिख लीजिएगा इसको, और जितने अच्छे से आप डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस बताएंगे उतना आपको मार्क्स अच्छा से दिया जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तो सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में बस ये याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 में भी एक आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर मतलब शेयर को जब्त करना। शेयर को जब्त क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, जब कोई शेयर होल्डर कोई इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं चुकाता है। जैसे मान लीजिए कि अलॉटमेंट में आप पैसा नहीं दिए या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं दिए, तो उस वजह से क्या करता है कंपनी, शेयर को जब्त कर लेता है और किसी और को सेल कर देता है। तो यहाँ पर बोला फॉरफीचर ऑफ शेयर, जब्त क्यों किया जाता है। आपको नोटिस देने के बावजूद भी आप अगर पैसा नहीं देते हैं उस शेयर के लिए जो कॉल किया गया है, चाहे वो अलॉटमेंट में हो सकता है, चाहे वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हो सकता है, अगर आप नहीं देते हैं तो उसके लिए जब्त किया जाता है। तो देखिए इसके लिए भी नोट्स बनाए हैं। 13 नंबर सवाल के लिए, अंशों का हरण का आशय या अर्थ क्या है। यदि कोई अंशधारी अपने अंशों पर कंपनी द्वारा मांगी गई किस्तों यानी आवंटन राशि या याचना राशि या दोनों का निर्धारित समय में कंपनी द्वारा सूचना देने के बाद भी
अपने बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी अंतर नियमों के अधीन अंशों को जब्त कर सकती है। इसे ही अंशों का हरण कहते हैं। यानी कोई अंशधारी अंशों पर कंपनी द्वारा, यानी कंपनी कॉल करती है, कंपनी द्वारा मांगी गई किस्तों यानी इंस्टॉलमेंट्स जो है आपका, इंस्टॉलमेंट में क्या आता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। आवंटन की राशि मतलब अलॉटमेंट की राशि, याचना की राशि मतलब कॉल्स की राशि, या दोनों निर्धारित समय पे अगर कंपनी द्वारा सूचना देने के बाद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं होता है तो कंपनी अंतर नियमों के अधीन अंशों को जब्त कर सकती है। इसे ही अंशों का हरण कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में अगर लिखेंगे, मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, इफ एनी शेयर होल्डर डज नॉट पे द अमाउंट डिमांडेड बाय द कंपनी in installments, that is allotment amount or call amount or both amount, even after giving notice to the shareholders by the company within the stipulated time, then company can forfeit the shares under article of association। यानी शेयर होल्डर्स अगर अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किसी का भी अगर नहीं दे पाता है पैसा, कंपनी के नोटिस के बावजूद भी अगर वो पैसा नहीं देता है तो कंपनी फॉरफिट कर सकती है अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, बहुत ही आसान शब्दों में लिख दिए हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार तो आपको याद हो जाएगा आसानी से और आप इसको एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोग लिख चुके होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंट रेशियो। करेंट रेशियो बोला गया है, लेकिन करेंट रेशियो के लिए आपको कोई अमाउंट तो यहाँ नहीं दिया हुआ है। स्टॉक दिया है, डेटर, कैश इन बैंक बैलेंस, फिक्स्ड एसेट्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविज़न, लॉन्ग टर्म डेप्ट सब दिया हुआ है, लेकिन आपको करेंट रेशियो पूछा गया है, लेकिन उसके लिए आपको कोई अमाउंट नहीं दिया गया है। तो अमाउंट हो सकता है कि नहीं दिया गया, भूल गया होगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम लोग एक इमेजिनरी फिगर लेके कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में करेंट रेशियो, पहले आप करेंट रेशियो का फॉर्मूला देख लीजिए। करेंट रेशियो के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं करेंट असेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज़। यानी करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटीज़। करेंट एसेट्स वो ऐसा एसेट्स है जिसको एक साल के अंदर हम लोग को रियलाइज़ यानी सेल कर देना पड़ता है, और करेंट लायबिलिटीज़ एक साल के अंदर उसका पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है। तो करेंट एसेट्स, तो यहाँ पर आपको पता है करेंट एसेट का एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, सब करेंट एसेट्स होता है। और करेंट लायबिलिटीज़ में क्या होता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब क्या होता है, करेंट लायबिलिटीज़ होता है। तो जैसा आपको इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है पूरा एक एक अमाउंट का यूज़ हम लोग को करना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसा अमाउंट दिया हुआ है जिसका कोई यूज़ नहीं है, जैसे यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स लिखा हुआ है, तो फिक्स्ड एसेट्स का कोई यूज़ नहीं है क्वेश्चन में। और एक दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट का भी कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो सिर्फ आपको स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस का यूज़ है, ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स और प्रोविज़न का यूज़ है। तो करेंट एसेट्स का एक इमेजिनरी फिगर हम लोग लेते हैं ताकि करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वैसे आपको बता सकें। तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जगह छोड़ देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं कि करेंट एसेट्स में क्या क्या आ सकता है। ठीक है। तो करेंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, स्टॉक, डेटर और कैश इन बैंक बैलेंस। स्टॉक प्लस
डेटर्स प्लस कैश इन बैंक बैलेंस। ठीक है, तो स्टॉक का अमाउंट ले लेते हैं 35,000। ये इमेजिनरी फिगर ले लेते हैं, अपने मन से ले रहे हैं वैल्यू। डेटर्स ले लेते हैं 25,000 और कैश ले लीजिए 40,000 ले लीजिए, 1,00,000। और करंट लाइबिलिटी में जैसा लिखा हुआ है इसमें ट्रेड क्रेडिटर बिल्स पेबल, तो आप ले लीजिए ट्रेड क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल प्लस प्रोविज़न। ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिटर्स का हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि क्रेडिटर्स दिया हुआ है 20,000 का, एज्यूम कर लिए। बिल्स पेबल भी 20,000 ले लीजिए और प्रोविज़न ले लीजिए 10,000। ठीक है, तो टोटल आपका करंट लायबिलिटी हो गया 50,000 का। तो करंट एसेट्स भी मिल गया, करंट लायबिलिटी भी मिल गया, तो आपको करंट एसेट्स लिख देते हैं 1,00,000 रुपया और करंट लायबिलिटी लिख देते हैं 50,000 रुपया। और ये अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 2:1 आता है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कीजिएगा। अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, इस बार तो अमाउंट नहीं दिया था, अमाउंट हम लोग एज्यूम कर लिए, तो ऐसा आप अमाउंट एज्यूम करके भी बना सकते हैं। आपकी मर्ज़ी आप कैसा अमाउंट लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आपको तो क्वेश्चन में अमाउंट दिया रहेगा। ठीक है, तो आप जैसा हम जो वैल्यू लिए हैं ज़रूरी नहीं कि आप वही वैल्यू लीजिएगा, आप दूसरा वैल्यू लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करेंट रेशियो में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि करेंट रेशियो में क्या क्या आता है। जैसे आपको पता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और करेंट लायबिलिटी में आता है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, एनी टाइप ऑफ प्रोविज़न, जिसमें आता है आपका प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, खास करके वो लीजिएगा इनकम टैक्स वाला, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप लोग अपने हिसाब से इमेजिनरी फिगर ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेक्शन बी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप शेयर लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।